संकरण देखना है। कार्बोनेट आयन बना है एक कार्बन एक ऑक्सीजन जिस पर कोई आवेश नहीं है, बाकी दो ऐसे ऑक्सीजन जिन पर एक एक ऋण है, तो कुल ऋण दो आवेश हो जाएगा। ये हो गया। कार्बन के बारे में देखें तो 1s2 2s2 2p2। अब इसकी सामान्य और उत्तेजित अवस्था बना लेनी है हमको। सामान्य अवस्था 2s में 2 2p में 2, फिर उत्तेजित अवस्था एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देंगे ये। और संकरण संकरित अवस्था कितने से जुड़ रहा है? कार्बन 3 ऑक्सीजन से, तो 3 कक्षक लेंगे, 1 2 3। ये बच गया, ठीक है ना। तो हमारा संकरण है sp2। अब जरा देखें ऑक्सीजन को, साइड में हम O सिंपल O देखें तो 1s2 2s2 2p4। हम इसका केवल p ऑर्बिटल बनाएंगे। हम इसका और ऑर्बिटल, आप चाहें तो 2s और 2p दोनों बना सकते हैं। तो चलिए 2s में 2 और 2p में यहां 4 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ सामान्य ऑक्सीजन। अब आते हैं O माइनस पे। माइनस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। 2p5 हो जाएगा, इसका मतलब है 2s में 2 2p में अब हमको 1 2 3 4 5 रखना है। तो 2 ऑक्सीजन ऐसे ही होंगे, O माइनस वाले 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां अतिव्यापन कैसे होता है। तो पहले हम संकरित कार्बन को बीच में बना लेते हैं। एक 2 3 और ये 4। अब हम 2 ऑक्सीजन जो माइनस वाले हैं, एक ऊपर एक नीचे, जहां भी आपकी सुविधा हो वहां बना सकते हैं, आपको परेशान नहीं। नॉर्मल ऑक्सीजन बनाते हैं हम sp। इसको डॉटेड से घेर दो ताकि क्लियर रहे कि ये एक ऑक्सीजन का ग्रुप है, ये O है हमारा। 1 2 1 2 3 4। ये जो O है, पहले अब इसका बंध बनाएंगे। ये एक कक्षक के साथ sp2 कार्बन के sp2 कक्षक के साथ जुड़ेगा एक कक्षक से, और दूसरे कक्षक, तो ये सिग्मा बंध बना। ये कौन सा बंध बना? सिग्मा। संकरित वाले के साथ जुड़ेगा तो सिग्मा बनाएगा। और जो एक बच गया ये इसके बगल वाले से जुड़ जाएगा, यहां से ये बनाएगा पाई बंध। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑक्सीजन पे, O माइनस पे। इसको भी डॉट से घेर लेते हैं। ये O माइनस है, इसका एक जो है ये बचे हुए एक से सिग्मा बंध बनाएगा। एक और ऑक्सीजन माइनस हमारे पास है, इसका वाला भी एक सिग्मा बना लेगा। एरो नहीं बनाएंगे, सिग्मा। तो इस तरीके से देखिए कि जो दो ऋणावेशित ऑक्सीजन एक एक बंध बना रहे हैं, सिग्मा, और जो बिना आवेश वाला ऑक्सीजन है वो 2 बंध बना रहा है, एक सिग्मा और एक पाई। तो संरचना, चूंकि संकरण sp2 है, संरचना जो होगी, आप कॉपी में नीचे जाते जाएंगे, है ना, अगल बगल नहीं बनाएंगे, गड़बड़ दिखेगा।
एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड बना रहा है। बाकी दो ऑक्सीजन एक एक बंध बना रहे हैं जिनके ऊपर ऋणावेश है, तो संरचना त्रिकोणीय हो गई। इसकी कैसी हो गई? त्रिकोणीय। तो एक संकरण, ये मैं आपको दो तीन बता दे रहा हूं, तो पहले इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, फिर मैं एक और बताता हूं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक और संकरण। SO4 2- आयन, सल्फेट आयन। तो ये बना है एक सल्फर, दो सामान्य ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन ऐसे जिनके ऊपर ऋण है। देखो चार ऑक्सीजन है, चार बना लो, दो माइनस है, दो में माइनस माइनस लगा दो, एक एक, ठीक है ना। अब सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p4। तो सामान्य अवस्था सल्फर की बना लेते हैं हम, 3s 3p, 3s में दो, 3p में चार इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, ठीक है। अब इसके बाद यहां उत्तेजित अवस्था आने का सवाल ही नहीं है, कोई खाली कक्षक है ही नहीं। तो यहां sp3 ही संकरण अभी संभव है। चार से जुड़ रहा है लेकिन दो माइनस है, दो माइनस है, तो यहां हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। यहां संकरित अवस्था लेते हैं, संकरित अवस्था में इसका संकरण आएगा sp3। अब ध्यान देंगे तो बात बनेगी। हमारे पास दो ऑक्सीजन, अब मैं यहां पर अतिव्यापन दिखा रहा हूं आपको। ये हमारा सल्फर का संकरित कक्षक है। कोई चेंज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन ना तो घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। दो ऑक्सीजन सामान्य ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो पहले O नॉर्मल ले लेते हैं, O नॉर्मल अगर आप लेंगे तो एक दो तीन चार पांच और ये छह इलेक्ट्रॉन। दिक्कत ये है कि जो दो O नॉर्मल है इसमें दो बंध बना लेगा, तो बाकी कैसे बनाएंगे? तो O नॉर्मल को आप क्या करोगे, उसके इलेक्ट्रॉन यहां युग्मित हो जाते हैं। हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? युग्मित कर सकते हैं। और युग्मित कर देने से होगा ये कि, अच्छा ये थोड़ा दूर बन गया यार, है दूर में अच्छा नहीं दिखेगा, इसी को यहां बना देता हूं, ठीक है ना। नजदीक बनाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सामान्य अवस्था ऑक्सीजन की ये है, लेकिन उत्तेजित में यहां अयुग्मित तो हो नहीं सकता, तो युग्मित हो जाएगा। ये O है, ये युग्मित वाला, इस युग्म, ये खाली कक्षक इस युग्मित वाले के साथ अब एरो बनाएंगे आप। ये एक सिग्मा बंध बनेगा, उप सहसंयोजक बंध। ऐसा ही हम एक नीचे भी बना सकते हैं, सामान्य ऑक्सीजन। ये वाला भी इस जोड़े वाले के साथ बंध बनाएगा।
उप सहसंयोजक बंध। तो दो सामान्य ऑक्सीजन, दो उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। अब रह गया आपका O माइनस। ऊपर देखेंगे दो O माइनस है, तो एक पहले बना लें। O माइनस, माइनस वाले में एक इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, यहां युग्मित करा नहीं सकते आप, कोई चांस ही नहीं है। तो ये वाला अयुग्मित वाले के साथ बंध बनाएगा सिग्मा बंध। और ऐसा ही एक और जो है वो भी बनाएगा। ये O माइनस है, ये भी O माइनस है, नीचे लिख दे रहा हूं, और ये इसके साथ बनाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि सल्फर से जुड़े 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, जबकि 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, माइनस वाले सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई जा सकती है। ठीक है, चतुष्फल की। तो आप किसी का भी बना सकते हैं, कोशिश करें, मैं एक दो दे दे रहा हूं कि आप NO3 का बना लीजिए माइनस, NO2 का बना लीजिए माइनस में। इन दोनों का संकरण करा के देखिए आप, आपसे बनता है या नहीं। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद वापस चलते हैं कुछ और चीजों पे। अब हमारे लिए जरूरी है दो परमाणुओं को समझना, दो अणुओं को समझना। मैंने कल आपको याद होगा कि अमोनिया में संकरण बताया था आपको, और H2O में भी संकरण ये आपको करने के लिए वर्क में दिया था, याद है? ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन में sp3 संकरण होता है, पर नाइट्रोजन से सिर्फ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं। एक तरफ लोन पेयर होता है, इसलिए इसकी संरचना पिरामिडीय लिखते हैं हम। और बंध कोण चूंकि sp3 कहता है होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहां पाया जाता है 107 डिग्री। संरचना भी बदल गई और बंध कोण का मान भी कम हो गया। H2O में भी ऑक्सीजन sp3 संकरित होता है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 यहां लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसकी संरचना जो है V आकार की होती है, और यहां भी बंध कोण जो है वो 104.5 यानी और कम हो जाता है। इसको समझने के लिए आपको एक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, VSEPR, या इसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यह सिद्धांत गिलेस्पी और नाइहोल्म ने दिया था। पहले तो इसको सिज्विक और पावेल ने इस सिद्धांत को दिया, बाद में इस सिद्धांत को विकसित किया गिलेस्पी और नाइहोल्म नाम के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने अणुओं की संरचना को समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया। कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जा सकते हैं। पहला हम कहेंगे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड पेयर, और सिंपल BP से दर्शा सकते हैं।
ये बंध बनने से जो जोड़ा तैयार हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहां देखो आप, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो दो डॉट है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच है, ये बॉन्ड पेयर है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये भी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये भी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बंध बनने से तैयार होता है वो कहलाता है बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। दूसरा होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एलपी। आप सिंपल एलपी से भी इसको लिख सकते हो। ऊपर देखो ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, ये सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये किसी और परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है। तो केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश के ऐसे इलेक्ट्रॉनों के जोड़े, ऐसे इलेक्ट्रॉनों के युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, वो कहलाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जा सकते हैं। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनने से प्राप्त होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो क्या होते हैं, पहले से उपस्थित होते हैं और बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। पॉइंट नंबर 2, किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर यानी बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, चाहे वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो चाहे वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ये ऋणावेशित होते हैं, इसलिए एक दूसरे को बहुत प्रबलता से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित करने की वजह से ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं। तो त्रिविम आकाश में अगर आप इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक धागे से बांध के लटका दो जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो वो तन के ऐसे अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें, ठीक है, जिससे प्रतिकर्षण कम से कम हो और स्थायित्व ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक, त्रिविम में सिर्फ ऐसी एक ही व्यवस्था होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन युग्मों की एक ही व्यवस्था पॉसिबल है, इसलिए हर अणु का एक निश्चित आकार होता है, ठीक है, एक निश्चित आकृति होती है। अब अगला पॉइंट कहता है, तो ये दूसरा पॉइंट था, फिर से बता दूं, दूसरा पॉइंट है किसी भी केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो एक दूसरे को बहुत प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि इनके बीच दूरी अधिकतम रहे और प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए ताकि स्थायित्व बढ़ जाए। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच जो प्रतिकर्षण बल का क्रम है, कहां पे ज्यादा प्रतिकर्षण है कहां पे कम, तो हमने ये देखा कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। तो इसका मतलब हुआ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण पहले वाले से कम, दूसरे वाले से ज्यादा मध्यम दर्जे का होगा। क्लियर है ये? यानी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच होने वाले प्रतिकर्षण बल का मान लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण सर्वाधिक, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण मध्यम दर्जे का और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा समझेंगे कि लोन पेयर एक गुब्बारे जैसा है। गुब्बारा इसी शेप का होता है। अब मान लो ये दो गुब्बारे हैं, अभी ये दोनों गुब्बारे सिर्फ एक जगह से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच जो दूरी है वो कम है, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। आप बोलोगे कैसे दूरी कम है? चलिए मान लीजिए कि आपने एक धागा से गुब्बारे को यहां भी बांधा और खींच दिया, तो गुब्बारा कैसा दिखाई देगा? पिचक जाएगा बीच में, ठीक है ना, लंबा तो हो जाएगा लेकिन बीच में पिचक जाएगा। अब इनके बीच की दूरी देखो जरा, बढ़ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्म सिर्फ एक नाभिक से आकर्षित होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन का बादल बड़ा होता है।
बड़े बादलों के बीच दूरी कम होती है, इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन युग्म दो नाभिकों से आकर्षित होता है तो इलेक्ट्रॉन का बादल सिकुड़ जाता है, जिससे इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी और प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। तो कारण क्लियर है आपको। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट कहता है कि अगर केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, यानी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो सब बंधी हैं, सब एक दूसरे को बराबर ताकत से धक्का देंगे, तो सब एक बराबर दूरी पे रहेंगे एक दूसरे से, यानी संरचना सममित होती है, जैसा संकरण बताता है वैसी होती है। ठीक है। कब? जब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिर्फ बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। पर यदि केंद्रीय परमाणु के, ये हमारा अगला पॉइंट है, यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो, तब असमान प्रतिकर्षण होगा। बंधी बंधी के बीच अलग टाइप का प्रतिकर्षण होगा, एकाकी एकाकी के बीच अलग टाइप का, एकाकी बंधी के बीच अलग टाइप का। तो असमान प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है? अणु की संरचना में विकृति आती है और बंध कोण का मान बदल जाता है। ठीक है ना। तो अब ये हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक, फिर से तीसरा और चौथा पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूं। जब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो समान प्रतिकर्षण के कारण संरचना सममित या संकरण सम्मत होती है। पर यदि केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाए जाएं, तो असमान प्रतिकर्षण के कारण अणु की संरचना में विकृति आ जाती है और बंध कोण बदल जाता है। देखते हैं कैसे बदलता है। तो ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। थ्योरी को बस इतने ही 5 पॉइंट में आपको याद करना है। अब जरा हम अमोनिया को देख लें। अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 संकरित है। यहां हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। ठीक है। तो यहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो है ही नहीं, तो इसलिए पहला वाला प्रतिकर्षण नहीं होगा। यहां होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण। तो नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों को प्रबलता से धक्का देता है, प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और जब ये नजदीक आएंगे तो बंध का कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बंध कोण घट जाता है और इसीलिए बंध कोण 109 डिग्री से 107 डिग्री हो जाता है। कभी ये प्रश्न आए कि अमोनिया में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, 107 डिग्री है, क्यों? तो आप ऐसे ही लिखेंगे, अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 संकरित है, इसके संयोजकता कोश में 3 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VACPR के अनुसार एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों को प्रबलता से प्रतिकर्षित करता है, जिससे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के नजदीक आते हैं और बंध कोण का मान घट जाता है। डायग्राम बना लेंगे। आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन में H2O पे भी ऑक्सीजन sp3 संकरित है। यहां 2 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो सबसे पहले ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे ये बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के नजदीक आ जाते हैं, और अब ये बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को और ज्यादा ताकत से प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के ज्यादा निकट आ जाते हैं और बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से घट के 104.5 डिग्री हो जाता है। क्लियर है ये सभी को? तो यहां तक आपका VACPR सिद्धांत के अंतर्गत था हमारा
हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली, आपको संकरण मैंने काफी बता दिया। तो इसके बाद संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां क्या क्या है। संयोजकता बंध सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत से हम अनेक अणुओं के बनने को, उनकी संरचना को समझ सकते हैं, लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी रह गई। क्या क्या कमी थी भाई? कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं। पहली बात तो ये कि ये सिद्धांत अणुओं के चुंबकीय व्यवहार की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, आगे हम उसको समझेंगे। नंबर 2, ये अनुनाद की व्याख्या नहीं करता। नंबर 3, ये उपसहसंयोजक बंध के निर्माण को नहीं समझा पाता। नंबर 4, ये अणुओं में या सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक लक्षण को नहीं समझा पाता। ये H2+ जैसे आयन क्यों बन जाते हैं ये नहीं समझा पाता। ये नहीं बता पाता कि इलेक्ट्रॉन म्यून यौगिक जैसे BF3, BCl3, AlCl3 ये कैसे बन जाते हैं। तो इसमें ढेर सारी कमियां रही, जिसके कारण हम एक नए सिद्धांत की ओर बढ़े, जिसको आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। तो आणविक कक्षक सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे।